नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमरेड क्लासेस पर। और अभी हम जो है पेट सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, माने भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है भारत संविधान की अनुसूचियां। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं इन्हें कहा जाता है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जब मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। मैंने आपको कल भी बताया था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसके बाद इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 12। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। फिर बाद में संविधान संशोधन के तहत इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं सारी अनुसूचियों को। तो ये पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची और पहला भाग मैं आपको बता दूं, पहली अनुसूची और पहला भाग तथा पहला अनुच्छेद, ये तीनों चीजें जो हैं ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। मतलब तीनों में एक ही बात कही गई है कि भारत, क्योंकि हमारे संविधान में भारत को कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत के कितने राज्य और क्या भारत का क्षेत्र है, तो इसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में पहले 28 राज्य थे, उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है और जिससे इनकी संख्या 29 हो जाती है। और बाद में अभी हमारे देश में एक संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, उन्हीं के जन्म दिवस को मेमोराइज बनाने के लिए क्या किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा राज्य से खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तभी हमारे भारत में 28 राज्य हो जाते हैं और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर आता है और दूसरा आता है लद्दाख। तो पहले इनकी संख्या जो है वो 7 हुआ करती थी, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर इनकी संख्या 9 हो गई। और उसके अगली साल यानी 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली तथा दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसीलिए इनकी संख्या जो है वो 9 से 8 हो गई है। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद इस अनुसूची में कहा गया है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो भारत को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया है दोस्तों? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया है। तो ये हमारी पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और उसके संघ क्षेत्र की बात की जाती है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आती है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है। दूसरी अनुसूची में, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कैद कैग आदि को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन,
यानी कि जितने भी तरह के ये रुपयों की बात की गई है, माने वेतन की बात की गई है, ये किसमें की गई है? ये साथियों ये बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तो आपको याद रखना है कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं हमारे भारत सरकार के, जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सभी के वेतन और भत्ते और पेंशन की जो बात की गई, माने रुपए की जो बात की गई है, वो बात किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। तो साथियों आपको याद रखना है कि रुपए की जो बात की गई है, माने तमाम पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की जो बात की गई है, वो दूसरी अनुसूची में की गई है। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। तो देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है मित्रों? तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। शपथ 1 2 3, तो ये तीन शब्द जो हैं इनसे बनता है शपथ, और ये तीन अक्षर जो हैं ये किसमें आते हैं? तीसरी अनुसूची में आते हैं। इसमें भी तीन है, स प त शपथ, और इसमें भी 1 2 3, माने तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? तो तमाम पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। अब जैसे इसमें दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जनरली पूछ लिए जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेते हैं? ये भाई कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो कौन दिलाता है? सीजेआई, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेते हैं या इन्हें शपथ कौन दिलाता है। इसके बाद दूसरा पद जो है वो है राज्य के राज्यपाल का। तो ये राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ जो है जिस भी राज्य में इन्हें नियुक्त किया जाता है, तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी अगर जो है यूपी में किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो उन्हें शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश। माने उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो सीजेआई दिलाते हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो शपथ जो है वो किससे संबंधित है? तीसरी अनुसूची से संबंधित है। इसके बाद आते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ये राज्यसभा से संबंधित है। माने राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी? तो राज्यसभा में कितनी सीटें जो है वो किस राज्य को दी जाएंगी? तो ये बात किसमें आती है? ये चौथी अनुसूची में है। ये किसमें आती है? चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये किसमें किया जाता है? ये चौथी अनुसूची में किया जाता है। देखिए चार लोग जहां भी खड़े होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? सभा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सभा बनाते हैं। सभा जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? जो सभा कर रहे हैं चार लोग, काय बात की सभा चल रही है? तो ये सभा जो है यानी कि राज्यसभा। तो ये राज्यसभा को हम याद रखते हैं कि राज्यसभा किस अनुसूची से किस अनुसूची में शामिल है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य को दी जाएंगी, इसका जो वर्णन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आती है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में देखिए एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं कि जनजातियों का क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण की बात की जाती है। माने एससी और एसटी जनजाति के क्षेत्रों के जो प्रशासन की बात की गई है वो किसमें की गई है? पांचवी में की गई है। और पांच को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से? इस तरह से। तो ये पांच जो है ये एस के आकार का दिखता है। तो एससी और एसटी ये दोनों किसमें जो है इनके प्रशासन की बात किसमें की गई है? ये बात की गई है पांचवी अनुसूची में। याद रखें दोस्तों, एससी और एसटी के क्षेत्रों यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों की जो बात की गई है वो किसमें की गई है? पांचवी अनुसूची में की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं छठी अनुसूची।
तो देखिए छठी अनुसूची जो है, इस छठी अनुसूची में बात एससी और एसटी की ही की गई है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, कुछ राज्यों की बात की गई है, कुछ विशेष राज्यों की बात की गई है, और जो कौन कौन से राज्य आते हैं आपके, उनकी बात बताते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों माने पूरे भारत के अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों के, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बात करता है, जबकि छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो राज्य हैं उनके एससी मतलब एसटी की बात की गई है, उनके उन राज्यों के एसटी कैंडिडेट के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं तो उनमें जो है एसटी माने शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा रहते हैं। तो पूर्वोत्तर के किन किन राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के एसटी कैंडिडेट, जो एसटी के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जो बात की गई है वो किसके में की गई है, छठी अनुसूची में। अभी हमने पढ़ा था 5वीं, तो ये 5वीं में एससी और एसटी दोनों की बात की गई है, जबकि छठी में किसकी बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आती है 7वीं अनुसूची। तो ये 7वीं अनुसूची, कल मैंने आपको सूचियों के बारे में कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, और मैंने बताया था कि जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की सूची होती है, और 3 तरह की कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो ये इनका इन तीनों सूचियों का वर्णन जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन आपसे पूछा यह जाता है कि समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया, तो ये समवर्ती सूची का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। और इसमें कहा किया गया है, 7वीं अनुसूची में कहा किया गया है, इसमें राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा है। इसका बंटवारा है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा। देखिए कभी कभी राज्य और केंद्र में कुछ विषयों को लेकर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ विषय में जो है बांट दिए गए हैं। जो राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है संघ सूची में, जो राज्य स्तर के विषय हैं उनको भी शामिल किया गया राज्य सूची में, और जो दोनों स्तर का महत्व रखते हैं तो उन्हें जो है शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं संघ सूची। ये संघ सूची जो है, इसमें संविधान जब लागू हुआ था तब इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97। और अब इसमें कितने विषय हो गए हैं, लगभग 100 विषय हो गए हैं, जिनमें जो राष्ट्रीय स्तर के हैं जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग। तो ये इतने जो मुद्दे हैं, और इससे और भी जो है जो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के जो महत्व रखते हैं उनको शामिल किया गया है संघ सूची में। और संघ सूची किसमें आती है, 7वीं अनुसूची में आती है। इसके बाद आता है राज्य सूची। तो ये राज्य सूची में देखते हैं, जो विषय जिन राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। जैसे कि केंद्र सूची में या संघ सूची में जो होते हैं उन पर जो है, उन पर किसका अधिकार होता है, उन पर अधिकार होता है केंद्र सरकार का। और जो राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इनमें केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। इसमें देखिए जो भी जैसे पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन, कृषि, ये इतने विषय जो हैं ये राज्य स्तर के महत्व रखते हैं, इसीलिए इनको राज्य सूची में शामिल किया गया है। और इसमें पहले 66 विषय थे, अब इसमें कितने विषय रह गए हैं, 61 विषय रह गए हैं। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो ये विषय हैं 61। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची मैंने आपको बताया कि जो विषय
केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों के जो है महत्व रखते हैं, उनको शामिल किया जाता है समवर्ती सूची में। तो इसमें पहले वर्ष जब संविधान बना था तब इसमें 47 विषय थे, अब इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इसमें देखिए कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली और वन। तो ये विषय जो है ये समवर्ती सूची में आते हैं, और ये तीनों सूचियां जो हैं वो 7वीं अनुसूची का भाग है। कई बार जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक कोई विषय दे रखा होगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये किस सूची का विषय है। तो देखिए जितने भी हैं, जैसे विदेश नीति है, तो विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा और बैंकिंग, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। और जैसे पुलिस है, हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, हर राज्य में अलग अलग जेल होती है, हर राज्य का अपना स्थानीय शासन होता है, कृषि है। तो ये सारे विषय जो हैं ये किसमें शामिल किए गए हैं? ये राज्य में शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये पूछा जाता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और वर्तमान और जब मूल संविधान बना था तब इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो ये 14 थी। इसके बाद इसमें तमाम जो है संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, एक। इसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली ये जोड़ी गई। तो कितनी जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। इसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, तो ये लास्ट में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो ये टोटल जो होता है ये 22 हो जाता है। तो पूछा जाता है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची या वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकती है। तो नई भाषा को जोड़ने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इसके बाद देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो ये 9वीं अनुसूची जो है मैंने अभी आपको बताया था कि 8 जो अनुसूचियां थी ये मूल संविधान में वर्णित थी, जबकि अब इसके बाद जितनी भी अनुसूचियां आएंगी ये सभी अनुसूचियां जो है किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाएंगी। तो 9वीं अनुसूची संविधान के पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, इसके पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था। और इसमें बात की क्या गई है? इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर राज्य जो है वो आपकी संपत्ति का किसी भी विकासात्मक कार्य में अगर आपकी संपत्ति जो है वो राज्य को अगर लेनी पड़ रही है तो आपकी वो संपत्ति राज्य के द्वारा अधिग्रहण कर ली जाएगी, अगर किसी भी विकास कार्य में आपकी संपत्ति बाधक है। और मैंने आपको कल बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। तो इस वजह से अगर विकास कार्य में किसी भी संपत्ति को लिया जाता था तो व्यक्ति कहाँ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, जिसकी वजह से विकास का कार्य बाधित होता था। तो संविधान तो इसलिए क्या किया गया? 1951 में ही पहला संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विधियों को जो है बताया गया कि जो संपत्ति के अधिग्रहण को कर सकती हैं। और खास बात यह है कि 9वीं अनुसूची को या 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284। तो आपको याद ये रखना है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण विधियों के द्वारा। तो भूमि अधिग्रहण विधियों का
जो उल्लेख किया गया है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। तो देखिए 10वीं अनुसूची में क्या क्या बताया गया है। 10वीं अनुसूची को जोड़ा किस संविधान संशोधन के तहत गया है, क्योंकि 8वीं अनुसूची के बाद जितनी भी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं इन सबको किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब ये दल बदल क्या होता है, कभी कभी क्या होता था पहले के टाइम पे जब ये 10वीं अनुसूची को शामिल नहीं किया गया था, तब क्या होता था कि कोई भी लीडर जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता था और उसके बाद में जब वह जीत जाता था तब वह किसी दूसरे दल में चला जाता था। इससे जीते जिस दल के द्वारा उसे पार्टी ने टिकट दिया है या जिस दल के द्वारा वह जीता है उस पार्टी को घाटा हो जाता था, उसका एक सांसद या विधायक कम हो जाता था। इसी के लिए रोकने के लिए इसके क्या किया गया है, दल बदल प्रावधान किया गया है, दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल ना हो, इसीलिए इसे लाया गया था। और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे किसमें शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची में। तो देखिए 10 इधर है 10 और इधर क्या है, दल बदल, 10 दल बदल। तो 10 किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ऐसे ध्यान रखेंगे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों ये दो अनुसूचियां जो हैं ये दो अनुसूचियां और हैं, जो है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन कौन सी, 11वीं और 12वीं। तो 11वीं और 12वीं को साथ साथ जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जबकि 74वां किससे संबंधित है, 12वीं से। तो ये पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 73वें के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, ये नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये दिया गया 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 1993 में लागू किया गया था, 1992 में आया था। ऐसे ही ये वाला भी 1993 में ही लागू किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 73वें के द्वारा। ऐसे ही नगर पालिका या नगर निगम का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत ये शामिल किया गया है। देखिए पंचायत जो 11वीं अनुसूची है इसमें विषय जो है कितने हैं, 29, और जबकि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारी अनुसूचियां थी, पहली अनुसूची से लेकर हमने 12वीं अनुसूची तक हमने तैयार किया है, जिसमें पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची जो संबंधित है वो है तमाम पदाधिकारियों के वेतन से, और तीसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, वो है शपथ से। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के एसटी के प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा आपकी 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें आती है आपकी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो ये पूछा जाता है संवर्ती सूची किस अनुसूची में आती है, तो ये आती है आपकी 7वीं अनुसूची।
इसके अलावा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को सबसे लास्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद ये 8 अनुसूचियां जो है ये मूल संविधान में थी। फिर 9वीं अनुसूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण सिद्धांत की बात की गई है। इसके बाद 9वीं अनुसूची जो आती है, 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है, दल बदल विरोधी कानून लाया गया है। 11वीं और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जिसमें 73वीं ग्राम पंचायत और 74वीं नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।